हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी। यह टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आप लोगों को पता होगा वर्क और एनर्जी, ये जो टर्म्स है इससे आप फैमिलियर हो, आपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी किया है। वर्क मतलब काम, कार्य। आप बोलते हो ना, काम किया, काम नहीं किया, कार्य किया। और एनर्जी मतलब ऊर्जा। आप बोलते हो कभी, मतलब मुझ में एनर्जी नहीं है, अभी मैं काम नहीं कर सकता। मतलब एनर्जी और काम, ये दोनों आप फैमिलियर हो इससे, आपको पता है क्या होता है काम और एनर्जी। लेकिन साइंटिफिक व्यू से आपको पता है क्या एनर्जी क्या होता है और वर्क क्या होता है। चलिए आपको बताता हूं मैं। पहले तो आपको कुछ दिख रही होगी पिक्चर्स, इसमें आप बोलो मुझे कहाँ पे वर्क हुआ और कहाँ पे वर्क नहीं हुआ। क्या बोल सकते हो आप? वर्क कहाँ पे हुआ? एक लड़की है, क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। क्या काम कर रही है क्या वो? हाँ, बोल सकते हैं हम काम कर रही है, वर्क कर रही है। एक लड़की है जो कि टीवी देख रही है, क्या वो काम कर रही है? वो बोलेगी लड़की, मैं टीवी देख रही हूँ, मेरा काम है टीवी देखना, ये काम है मेरा, तो वो भी बोल सकते हैं हम कि वो वर्क कर रही है। एक बच्चा है बॉल के साथ खेल रहा है, वो उसका काम है, तो हम बोल सकते हैं वो वर्क कर रहा है। और एक आदमी है जो कि बोझ उठा रहा है, वो तो काम ही कर रहा है, उसे तो हम बोलेंगे कि वो काम कर रहा है। लेकिन हम कब ऐसा बोलते हैं कि काम नहीं हुआ? वर्क इज नॉट डन, वर्क डन जीरो है, ऐसा हम कब बोलेंगे? वर्क डन जीरो मतलब काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब पहली बात डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन जीरो है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो। दूसरी बात, अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन जीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होने वाला अगर जीरो है तो क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। तीसरी बात कौन सी, कब वर्क डन जीरो हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब भी वर्क डन जीरो होता है। तो तीन केसेस में वर्क डन जीरो हो सकता है। या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए, या फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। यानी दो क्वांटिटीज जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होनी चाहिए? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तब हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन जीरो है। लेकिन अभी जो लड़की पढ़ाई कर रही है, वो काम कर रही है, कौन सा काम कर रही है? वो कुछ सॉल्व कर रही है, कुछ पढ़ाई कर रही है, शायद मैथ सॉल्व कर रही होगी। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मैथ सॉल्व करने के लिए, आपको पता है। तो मेंटल वर्क कर रही है। कौन सा वर्क कर रही है? वो मानसिक कार्य, मेंटल वर्क। जो बच्चा क्या कर रहा है? बॉल के साथ खेल रहा है। जो आदमी बोझ उठा रहा है, वो कौन सा? फिजिकल वर्क है, वो शारीरिक काम कर रहे हैं, शारीरिक कार्य है उनका। तो मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के हिसाब से हम देखें, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन किस तरीके से है? साइंटिफिक व्यू से वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उस फोर्स की वजह से, तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ, वर्क डन हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन इफ और व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वर्क डन हुआ। आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी ये मार्कर है मेरे हाथ में, अब इसके ऊपर मैं वर्क करूंगा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। कब? जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैं उसको उठा रहा हूं, उठा रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है? इस मार्कर पे क्या हो रहा है? उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले वो मेरे हाथ पे था, वो ऊपर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, तो हम बोल सकते हैं वर्क हुआ। लेकिन अगर एक दीवार है, अब दीवार को मैं धक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार हिल रही है क्या? नहीं। दीवार की डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन है मेरा? नहीं, वर्क डन जीरो। दीवार हिली, दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो है। या फिर यही मार्कर है, अब क्या, एक लड़का इस साइड से खींच रहा है इस मार्कर को, दूसरा लड़का उस साइड से खींच रहा है, मतलब दो लड़के, एक इस साइड से खींच रहा है, एक इस साइड से खींच रहा है। लेकिन जो नेट फोर्स है वो जीरो है, मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है इस तरफ, वो और ये वाला जो फोर्स है दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मार्कर हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब हम क्या बोलेंगे? वर्क डन जीरो। काम हुआ? नहीं हुआ। पहली केस में मैं फोर्स लगा रहा था दीवार के ऊपर, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ दीवार का, तो वर्क डन जीरो हुआ। मार्कर पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या होगा? वर्क डन जीरो, क्योंकि दोनों जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, तो वर्क डन जीरो। या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है, तब भी हम क्या बोलेंगे? वर्क डन
0 है। अभी वर्क की डेफिनेशन मैं आपको लिख के देता हूं, चलिए। तो क्या है वर्क की डेफिनेशन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को पता है वर्क का फॉर्मूला, आप लोग जानते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये इसकी डेफिनेशन है वर्क की। सिंपल सी बात है, वर्क क्या होता है? कार्य होता है। अगर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आता है किसी बॉडी में तो हम बोल सकते हैं वर्क डन हुआ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा एक लड़की है, क्या कर रही है? छोटी बच्ची है, अपनी गाड़ी को खींच रही है, उसको डोरी बांध के स्ट्रिंग लगा के उसको खींच रही है। आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा सीन। अब यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं मैं, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उस स्ट्रिंग की डायरेक्शन क्या होगा? वो स्ट्रिंग को खींच रही है तो उसके अलावा फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। जो उसकी व्हीकल, छोटी सी गाड़ी, उसकी जो मूव हो रही है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। अभी और एक देखिए आप पिक्चर, यहाँ पे बड़ी गाड़ी क्या कर रही है? छोटी गाड़ी को खींच रही है। तो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को एक स्ट्रिंग के जरिए खींच रही है, डोरी बांध के खींच रही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन स्ट्रिंग के डायरेक्शन पे अलॉन्ग है और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो हॉरिजॉन्टली है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब ऐसे केसेस में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? अभी वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो फोर्स है ये फोर्स ऐसा फोर्स है जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बराबर हो। मतलब ये फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन, ये जो फॉर्मूला में हमने फोर्स लिखा है वो। अभी आप लोगों को तो पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों को डायरेक्शन होती है। चलिए आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? दिख रही है फोर्स की डायरेक्शन आपको। और ये F1 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इस F का कंपोनेंट है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, जो छोटी बच्ची खींच रही थी गाड़ी को, वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग थी। ऐसा ही था कुछ, फोर्स था इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट थी ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लिया हमने F1। F का एक ऐसा भाग जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, हमें F पता है फोर्स, लेकिन उसका ऐसा पार्ट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो है F1। और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा का क्या एंगल है? हम बोल सकते हैं फोर्स और हॉरिजॉन्टल, इसके बीच का एंगल है थीटा। और हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और उसी डायरेक्शन में हमने F1 लिया है जो कि F का कंपोनेंट है। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं। देखिए F अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो F है। F1 क्या है? कंपोनेंट ऑफ F इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। F का ऐसा कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन F एंड यस। फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा उसका एंगल है। हम बोल सकते हैं फोर्स और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल चाहिए और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल की अलोंग है, तो F और S के बीच का एंगल है थीटा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा ये अप्लाइड फोर्स F1, F का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। सीधी सी बात है। अभी हमारे पास F है लेकिन हमारे पास F1 नहीं है, हमें F1 फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? F1 फाइंड करना आता है आपको? इससे ट्रिग्नोमेट्री। हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए ट्राइंगल है ये, मैं यहाँ पे ऐसी ट्राइंगल बनाता हूँ। देखिए मैं बोलता हूँ ये बी, ये सी, ABC ट्राइंगल बन गया। ये थीटा एंगल है। अभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? चलिए यहाँ पे निकालता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? मैं निकालूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ये एंगल थीटा है। बेस क्या है? ये वाली जो लाइन है वो बेस है, F1 है बेस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ F1 है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? F है। बेस के अलोंग F1 फोर्स है और हाइपोटेन्यूज के अलोंग F फोर्स है, तो इधर आएगा F। और ये क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू है। कॉस थीटा आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, आपको पता होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 बाय F आ गया। इससे मैं F1 निकाल सकता हूँ। F1 क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके F कॉस थीटा। F1 की वैल्यू क्या आएगी? F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो मुझे F1 मिला। क्या मिला? F कॉस थीटा मुझे मिल गया F1। सीधी सी बात है। तो अब मुझे क्या करना है? वर्क निकालना है, और वर्क का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। F है हमारा फोर्स, लेकिन हमें कौन सा फोर्स चाहिए? यहाँ पे फोर्स कौन सा चाहिए? जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो।
एफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है क्या? नहीं, F1 है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो कि F का कंपोनेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे क्या आएगा? F1 आएगा। F आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमारा F1 आएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो W इज इक्वल टू F1 है, लेकिन F1 की वैल्यू हमने निकाली F cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके F1 इज इक्वल टू F cos थीटा। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू यस, F cos थीटा इंटू यस। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? W इज इक्वल टू F यस cos थीटा। क्या आएगा? W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला सीधी सी बातें मिल गया, कैसा? W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इससे क्या मिल गया? W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। आपको याद करना है, आप नोट डाउन करके लीजिए ताकि आपको ध्यान में आ जाए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि यहाँ पे वर्क क्या हो सकता है। चलिए, आपकी बुक में भी दिया गया है, सीधी सी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या पुट किए? 0 पुट किए। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया, मतलब थीटा 0, मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू, तो मुझे वर्क क्या मिलेगा? सीधा वर्क इज इक्वल टू एफ एस मिलेगा, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है। कॉस 0 क्या होता है? आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस 0 1 होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दू तो क्या आएगा? थीटा 90 रखूंगा तो यहाँ पे कॉस 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो W इज इक्वल टू 0 आएगा। सीधी सी बात है, W इज इक्वल टू 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने आपको बताया था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन 0 है। क्यों होता है? देखिए, फार्मूला से भी हम निकाला, एफ एस cos थीटा है, cos थीटा की जगह लिखा cos 90, जिसकी वैल्यू 0 है cos 90 की। तो मुझे क्या मिला? W इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0। अब मैं थीटा इज इक्वल टू 180 पुट करूंगा, 180, तो मुझे क्या मिलेगा? W cos 180 -1 होता है, तो W मुझे क्या मिलेगा? माइनस एफ एस। मैं यहाँ पे -1 रखूंगा cos थीटा की जगह, तो माइनस एफ एस मुझे मिलेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि 0 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, 90 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और 180 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। अभी किस तरीके से ऑपोजिट? ये फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये क्या हुआ? ऑपोजिट, फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180। सीधी सी बात है। तब इस सिनारियो में क्या आएगा? थीटा 180 डिग्री, यानी W इज इक्वल टू माइनस एफ एस आएगा। तो ये क्या है? मैंने बस थीटा की वैल्यू, अगर आप कुछ भी रखो, थीटा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री रखो, 30 डिग्री है 30 डिग्री रखो, फॉर्मूला यही है, W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। सिंपल है। अभी हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट ऑफ वर्क। हमें वर्क का यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ वर्क। और हमें फार्मूला पता है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी वर्क का यूनिट हमें नहीं पता, चलिए निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? वर्क का यूनिट हमें नहीं पता, मैं कंसिडर करूंगा वर्क का यूनिट एक्स है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं एक्स कंसिडर कर रहा हूं। अभी फोर्स का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। पहले हम वर्क का एसआई यूनिट निकालेंगे, तो मुझे फोर्स का भी एसआई यूनिट लेना पड़ेगा, जो कि है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है? आपको लोग पता है, मीटर। तो मुझे एक्स क्या मिला? न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब क्या है? वर्क का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। तो आपको क्या याद रखना है? वर्क का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं? जूल, क्योंकि इसको ही जूल बोलते हैं, यानी वर्क का एसआई यूनिट जूल भी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चलता है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। जूल एक साइंटिस्ट था जिसके नाम से इस यूनिट का नाम दिया गया वर्क के। और आपको एक बात बता दूं, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है। तो एनर्जी का हम आगे देखने वाले, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर को मैं जूल कह सकता हूँ। न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ? जूल। ये डिवाइडेड बाय कैसा नहीं है, और है न्यूटन मीटर और जूल, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अभी ये क्या हुआ? एसआई यूनिट है। अगर मुझे सीजीएस यूनिट फाइंड करना है तो मैं करूंगा क्या करूंगा? अगर मुझे सीजीएस यूनिट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट लिखूंगा। अभी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। आप लोगों को पता होगा, अपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 8th क्लास में भी था फोर्स। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिली? डाइन सेंटीमीटर। क्या मिली? डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब इसे क्या बोलते हैं? इसके और एक नाम है, और अर्ग। इसे क्या बोलते हैं? अर्ग भी बोलते हैं। तो मुझे वर्क का सीजीएस यूनिट क्या मिला? डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1
अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, जूल की डेफिनेशन, 1 जूल की डेफिनेशन, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। मैं बोल सकता हूं क्योंकि देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर मेरा फोर्स 1 न्यूटन हो और मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो तो मेरा फोर्स कितना आएगा, 1 जूल। इसका मतलब क्या, अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल। तो ये 1 जूल की डेफिनेशन है। उसी तरीके से 1 अर्ग की डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं मैं, इफ 1 डाइन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 अर्ग। यानी अगर एक डाइन फोर्स 1 डाइन फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 अर्ग होता है। अभी हमें क्या करना है, जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है, सीधी सी बात। और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन की जगह हमने डाइन रखा तो 10 टू द पावर 5 डाइन। आपको पता होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो हमने न्यूटन की जगह 10 टू द पावर 5 डाइन रखा। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। हमें तो पता है मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैंने रखा यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, अर्ग होता है, हमें पता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग मिलता है। तो आपको याद रखना है जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन की जगह 10 टू द पावर 5 डाइन करेंगे और मीटर की जगह 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हमें मिलता है, आपको याद रखना है। तो हमने क्या निकाला, अभी वर्क का यूनिट देखा और उसके सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन क्या होता है अभी हमने देखा। चलिए अब पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, तब क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है। हम निकाला था W इज इक्वल टू एफ एस। फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है। लेकिन अगर थीटा की जगह मैं 0 रख दूंगा तो क्या आएगा, कॉस 0 1, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एस यानी पॉजिटिव आएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, थीटा को 0 रखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो मेरा वर्क क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। कॉस 0, थीटा की जगह 0 रखता हूँ, कॉस 0 1 होता है, तो एफ एस इंटू 1 क्या आएगा, एफ एस ही आएगा। तो मेरा W इज इक्वल टू एफ एस आ रहा है यानी पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन सा वर्क है ये, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 तब पॉजिटिव वर्क होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अभी एग्जांपल में आपको क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। अभी आप साइकिल को ढकेल के लेके जा रहे हैं, आप साइकिल को कहां पे ढकल रहे, पुश, आगे की तरफ पुश कर रहे साइकिल को मैं आगे पुश कर रहा हूं। अब साइकिल का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं उसको पुश कर रहा हूं। मैं साइकिल को आगे पुश कर रहा हूं, साइकिल आगे बढ़ रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो मेरा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। मेरा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। और कौन सा एग्जांपल बोल सकता हूं आपको, कोई भी एग्जांपल। अभी मार्कर है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस साइड पे लेके जा रहा हूं, कहां पे, इस साइड पे। मैं इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, और इस मार्कर की डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो मेरा वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होता है, तब वर्क डन पॉजिटिव होता है, ऐसा आपको याद रखना है। निगेटिव वर्क कब होगा, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। थीटा को क्या रखूंगा मैं, 180 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अब रखूंगा फोर्स के फॉर्मूले में, सॉरी वर्क के फॉर्मूले में, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या यस कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता है, तो एफ एस इंटू -1, एफ एस इंटू -1 क्या आएगा मुझे, माइनस एफ एस। तो मेरा वर्क डन कैसा है, निगेटिव वर्क। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, निगेटिव वर्क है मेरा, W इज इक्वल टू -एफ एस मुझे मिल गया। अब निगेटिव वर्क कहाँ पे हो रहा है, अभी कोई एग्जांपल है ऐसा जहाँ पे निगेटिव वर्क हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई कार है, कोई गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, वो किसी स्लोप पे खड़ी है और पीछे की तरफ जा रही है, नीचे 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 जा रही है, स्लोप की वजह से। आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको आगे ढकेल रहे हो, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं जा रही, आप वो गाड़ी पीछे आ रही है, आप उसके साथ, गाड़ी के साथ पीछे पीछे आ रहे हो। फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, लेकिन गाड़ी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की नीचे की तरफ है। आपके फोर्स ऊपर की तरफ,
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन गाड़ी की नीचे की तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव। आपको क्या याद रखना है, जब थीटा 180 डिग्री हो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो तो वर्क डन निगेटिव होता है। अभी हम देखेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होता है, सीधी सी बात है, जीरो वर्क कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तब जीरो वर्क होगा। दूसरी एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कब, जब फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो जीरो होगा, तब भी जीरो वर्क होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कब होगा, मैंने आपको बताया था, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो आ रहा है तब भी वर्क डन जीरो। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था, दीवार का एग्जांपल बता दिया था आपको। दीवार को ढकेल रहा हूं मैं, दीवार बढ़ रही है कि आगे नहीं, दीवार का डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी वर्क डन मेरा जीरो हुआ। इस मार्कर को दो लड़की खींच रही है, किस साइड से, किस साइड से, नेट फोर्स जो है इस मार्कर के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो जीरो है, तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। और परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन है तो भी वर्क डन जीरो होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी वर्क डन जीरो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे बोल रहा हूं मैं, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप किसी स्ट्रिंग को पत्थर बांध के घुमा रहे हो, आपको पता होगा, आप लोगों ने किया होगा, गोफन भी बोलते हैं उसे, खेतों में पंछी उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गोफन। रस्सी को पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो गोल गोल, तो अब आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा। और जो वेलोसिटी है उसकी, या फिर जो पत्थर की डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो आपका वर्क डन क्या होगा वहां पे, जीरो। आप क्या बोलोगे, वर्क डन कितना हुआ आपसे, जीरो। आप घुमा तो रहे हो उस पत्थर को, लेकिन आपका वर्क डन जीरो, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन जीरो। तो आपको याद रखना है वर्क डन कब जीरो होता है। अभी मैं बुक में हमारी कुछ एक्टिविटी दी है, चलिए डिस्कस कर लेता हूं। अभी आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक कप रखा है, उसके अंदर एक होल बनाया है, उसके अंदर रस्सी डाली है, उस रस्सी को नॉट मतलब गांठ बांधी है ताकि वो रस्सी निकल ना जाए, और उसको ऊपर एक नट लगाया है, रस्सी के दूसरे एंड पे नट लगाया और वो हैंग करके छोड़ा है, इसे टेबल से नीचे हैंग करते हुए छोड़ा है। अब क्या होगा, वो नेट की वेट की वजह से वो नीचे आएगा, कप टेबल पे मूव होगा, क्योंकि वो रस्सी नीचे की तरफ आएगी ना, क्योंकि नट नीचे गिरेगा तो कप को भी लेके गिरेगा, कप मूव होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कप क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि जो नट का वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है और वो रस्सी के जरिए उस कप के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। वो जो रस्सी बांधी हुई है नट और कप के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके जरिए वो जो वेट है यानी जो फोर्स उस नट के ऊपर लग रहा है वो कप के ऊपर भी अप्लाई होगा, और कप के ऊपर फोर्स अप्लाई होने से कप आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा वहां पे, पॉजिटिव वर्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों पॉजिटिव वर्क, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लग रहा है, और कप कहां मूव हो रहा है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फोर्स इस साइड में लग रहा है, कप भी इस साइड में मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कप मूव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम है, तो वर्क डन पॉजिटिव ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी उसी एग्जांपल में देखिए क्या किया है, रूलर रखा है, बीच में एक रूलर रखा है। अब क्या होगा, रूलर फोर्स अप्लाई करेगा उस कप के ऊपर, कप मूव होगा क्या, नहीं, उस रूलर से कप अटक जाएगा, लेकिन अब मूव नहीं होगा। क्यों, वो रूलर भी फोर्स लगा रहा है उस कप के ऊपर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग है, लेकिन जो रूलर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, कप को रोकने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, निगेटिव हुआ। और ये जो हमने देखा अभी जो मूव हो रहा है कप, क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि टेबल और कप के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन उससे ज्यादा कौन सा फोर्स है, उस जो नट टाई किया है उसका वेट उससे ज्यादा है, तो वो जो वेट का फोर्स है उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगा और वो मूव होगा। सिंपल सी बात है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। अभी देखिए अभी क्या किया है, उसी कप को दो स्ट्रिंग टाई किए और दोनों तरफ से खुला छोड़ दिया है और दोनों तरफ से नट टाई किया है, दोनों नट का मास इक्वल है, दोनों सेम नट है। अब वो कप मूव होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स जीरो है, उस कप के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। कप मूव होगा क्या, नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वर्क डन जीरो। तो इससे हमें क्या पता चला, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है आपको पता चला। आपको अगर नोट डाउन करके लेना है तो आप नोट डाउन करके ले सकते हो, आपके लिए अच्छा है अगर आप नोट डाउन करके लोगे तो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पूरी थ्योरी देख लेंगे। अभी वर्क है, उसके बाद एनर्जी, इसकी सारी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, और एक आखिर में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझा के दे दूंगा। तो न्यूमेरिकल का टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर के आखिरी में आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सारे बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एनर्जी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या होता है, सारी बातें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।
इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो वीडियोस है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले, वो लोग भी पढ़ सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।